मुझे लगता है कि एक जो मेटराइज का सर्वे है ये एक व्यवहारिक सा सर्वे दिख रहा है और दूसरा जो 2024 का डर है उसका हावी होना भी दिखा रहा है। हालांकि जो हमने भी जो अनुमान के तौर पर होता है ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो हमारा भी अनुमान 154 के आसपास है। और चूंकि कई बार जो लोग कह रहे हैं, जैसे कई लोगों ने हमको बंगाल से फ़ोन किया और कहा कि देखिए आप समझ नहीं पा रहे हैं, वेव है। तो हमने कहा किसकी वेव है? तो उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वेव है। हमने कहा लेकिन कितनी भी वेव होगी, कितना बढ़ के चला जाएगा, मतलब कहीं तो जाके वो रुकेगा ना। तो उन्होंने कहा नहीं आप 170 180 तो मिनिमम मान लीजिए। और एक भाई तो अति उत्साही वो 200 के पार बता रहे थे। मतलब ये लोग सब हैं और उनमें से 2 लोगों ने दावा किया कि हम लोग अभी तक तृणमूल कांग्रेस के मतदाता हैं। तो उनका ये कहना कि भाई जिस तरह से लोगों ने एक पूरा का पूरा शिफ्ट हुआ है और जिसको हम कहते हैं कि ममता जी का पक्का वाला वोटर था वो इधर आया, मतलब बंगाली वोटर्स की मैं बात कर रहा हूं, नॉन बंगाली तो पहले से ही थे। अब मूल बात क्या है कि ये सस्टेन करेगा क्या? तो लोग 2-3 बातें कह रहे हैं कि एग्जिट पोल तो देखिए फेल हो जाते हैं। हाँ। अब मैंने 7-8 एग्जिट पोल देखे, उसमें 5-6 भाजपा के पक्ष में है और 2 हैं जो तृणमूल कांग्रेस। ऐसा ही है। अब मैंने उसके बाद सोचा कि जरा देख लेना चाहिए, तो मैंने उसको निकाला। 2011 में जब ममता जी की सरकार बनी थी लेफ्ट के सामने तृणमूल गठबंधन की, तो क्या हुआ था? उस वक्त के जो सर्वे थे सेम सीटें सेम सब कुछ दिया था और वही ममता जी की आई थी। मतलब सिर्फ संदर्भ के लिए, क्योंकि लोगों को लग रहा है क्योंकि 2021 में सारे सर्वे फेल हुए, 2021 में जो एग्जिट पोल हुआ था वो बुरी तरह से फेल हुआ, सब बेकार हो गए। लेकिन 2011 में परफेक्ट और 2016 में जिसको कहते हैं क्लियर कट इंडिकेशन, यानी डायरेक्शन सही था। तो दोनों चीज सही थी। और अगर हम इसको यूं भी देखें कि पहले फेज के इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी का हाव भाव, उनकी भाषा, जिसको मतलब आमतौर पर टीवी पे हम लोग कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, जरा देखें कैसी है, वो सब आप देखिए तो ममता जी की वो जो हाव भाव वाली भाषा थी वो पूरी तरह से टूटी हुई, परेशान एकदम से। और इसमें बीजेपी ने निश्चित तौर पर उसको फायदा तो हुआ ही है। अब देखिए ये केंद्रीय अर्धसैनिक बल लगे तो नहीं होगा गड़बड़, तो उसको फायदा हो जाएगा। अभी कहां कहां रिपोल होगा वो आ जाएगा तो उसको फायदा हो जाएगा। ये सब मिलाकर उनके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखा और मुझे इसीलिए लगता है कि जो सर्वे है लगभग ये उसी के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। सर्वे पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, पहले बात तो सर्वे गलत हुए हैं। पिछली बार बंगाल के तो काफी ऑफ मार्क थे, इसलिए यह सवाल उठाना जायज है कि सर्वे पर कितना भरोसा किया जाए। लेकिन सर्वे में भी यह देखना पड़ेगा कि हम किस सर्वे की बात कर रहे हैं। वैसे तो मैं भी आपको भी जो पोल ऑफ पोल्स दिखाऊंगा तो उसमें 6-7 पोल दिखाऊंगा, लेकिन उसमें बहुत सी एजेंसी ऐसी हैं जो नई एजेंसियां भी होती हैं। अगर भी आप सोशल मीडिया पर चली जाइए तो आपको 25 सर्वे मिल जाएंगे, लेकिन मैं वो सारे तो आपको नहीं दिखाने जा रहा हूं। तो हम आपको दिखाते हैं या बात हम करते हैं उनकी जिनकी कुछ विश्वसनीयता है, जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है। ऐसे सर्वेज की मोटा 4-5 बड़ी एजेंसियों की हम लोग बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं। क्या ये गलत नहीं हुई है? ये भी गलत हुई है, लेकिन इनके बारे में हम एक चीज और देखते हैं कि ये जो जिनकी थोड़ी विश्वसनीयता होती है ऐसी सर्वे एजेंसीज की, अगर ये गलती करती हैं तो दूसरी बार जो है हमने ये देखा है कि क्रॉस चेकिंग होती है इनमें, और उसके बाद ये थोड़े ज्यादा कॉशियस कंजर्वेटिव सर्वेज करते हैं, ये भी देखने में आता है। तो क्या इस बार बंगाल में ऐसा दिखाई दे रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये फैक्टर इस बार है कि कई एजेंसियां थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव हो रही हैं अपने असेसमेंट के अंदर, कि हम गलत ना चले जाएं भाई, कि वो थोड़ा बहुत ऐसा दिखाओ कि अगर गलत भी हुए तो बताने के लिए कुछ रहे। कोई हमारे पास एक लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए कि हमने भी ऐसा ही दिखाया था, हमारी इंटरप्रिटेशन में थोड़ी गलती थी, फैक्चुअली हम ठीक थे। बात करेंगे उसके ऊपर। एक बार जल्दी रीजन की बात कर लेते हैं। बंगाल में अलग अलग रीजन हम क्या मान के चल रहे थे और जो 2021 के चुनाव ने दिखाया। नॉर्थ बंगाल बीजेपी अच्छा करती है, साउथ बंगाल बीजेपी अच्छा नहीं करती है, मोटा तो अब देखते हैं जरा रीजन में मेट्राइज का सर्वे जो दिखा रहा है वो किस रीजन में क्या दिखा रहा है। तो पहले बात करते हैं साउथ बंगाल की सीटों की। 3 रीजन में इन्होंने बांटा हुआ है, साउथ, नॉर्थ और एक राड रीजन। साउथ बंगाल में इन्होंने मेजॉरिटी सीट्स ले ली है, 183 सीट्स को 294 में से 183 साउथ में ही ले ली है मेट्राइज के सर्वे में। और इसमें ये कह रहे हैं कि 80 से 90 आउट ऑफ 183 ये बीजेपी जीत सकती है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले साउथ बंगाल में उसको बड़ा डेंट मिल सकता है। मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक टीएमसी को यहां पर 88 से 98 सीटें जा सकती हैं। मतलब टीएमसी को बीजेपी पर बढ़त तो है, लेकिन पिछले बार के मुकाबले काफी नंबर ऑफ सीट्स उसकी डाउन हो रही हैं। 25 से 35 सीटों का उसको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो साउथ बंगाल है जिसके अंदर प्रेसिडेंसी एरिया है, कोलकाता और आसपास का सारा
सारा इलाका है, नॉर्थ 24 परगना, साउथ जहाँ 24 बीजेपी का परगना, खाता भी नहीं खुला था TMC पिछली का बार। गढ़। जहां खाते नहीं कलकत्ता खुले हो, थे, हाँ। जहां खाता ही नहीं खुला बीजेपी का, वहां उसकी सीटें जो हैं वो कम हो रही हैं। अब दूसरे रीजन की बात करते हैं तो दूसरा आपके सामने अब आ रहा है रीजन उत्तर बंगाल का, नॉर्थ बंगाल का। इसमें 54 सीटें इन्होंने मानी है, शुद्ध बीजेपी के लिए फेवरेबल रीजन है। इन 54 में से मेट्राइज का सर्वे कह रहा है बीजेपी को 30 से 33 सीटें मिल सकती हैं। ये बिलीवेबल है, हो सकता है ऐसा। यहां पर अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, इनके अलावा उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर और मालदा, ये जिले हैं। और यहां पर बीजेपी को अगर ये नंबर भी आ जाए तो कोई हैरानी नहीं है, दुगने की बढ़त बीजेपी को मिल सकती है। जो ओरिजिनली फर्स्ट फेज का जो चुनाव था जिसमें 152 सीटें थी, वो उसके कुछ हिस्से इसके अंदर हैं, और उसमें तो बीजेपी का अपना टारगेट था 100 सीटें तक जाने का, वो बात अगर बिलीवेबल है तो फिर ये भी बिलीवेबल है। अब तीसरे रीजन की जो इन्होंने बात की है वो राढ़ रीजन है। इसमें कुछ जंगल महल का एरिया और कुछ साउथ बंगाल का एरिया, दोनों को मिला करके एक ये रीजन इन्होंने बनाया है। बर्धमान, बीरभूम भी इसके अंदर आता है, पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, ये रीजन जिसके अंदर इन्होंने डाले हुए हैं। यहां पर एक कांटे की टक्कर दिख रही है। इन 57 सीटों में टीएमसी को 26 से 32 और बीजेपी को 25 से 30 सीटें मिलती हुई दिखाई हैं। बीजेपी बड़ी कमजोर थी, यहां भी कमजोर थी। अगर बराबर का मुकाबला आ रहा है तो फिर तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि किस तरफ ये नतीजे जा रहे हैं। लेकिन जो बड़ा इंडिकेटर है वो मैं आपको दिखाता हूं। जो सबसे बड़ा इंडिकेटर इस सर्वे का है, पुरुष और महिला वोट का इन्होंने दिखाया है डिवीजन जिस तरीके से हुआ है, वो आप देखिए। फीमेल वोटर में 44% वोट ममता बनर्जी को, 41% वोट भाजपा को। आप कहेंगे इसमें तो ममता बनर्जी आगे हैं, पिछली बार उनको 50% फीमेल वोट 6% कम हो गया ना, 6% उनका वोट डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी का सीधे 36% से 41%, 5% फीमेल वोट बीजेपी का बढ़ रहा है। अगर आधी आबादी का 5% वोट बढ़ जाए एक पार्टी के लिए तो आप उसका अनुमान लगा सकते हैं, उसका असर वोट पे 2% ज्यादा वोटिंग हुई है महिला की, कितना होगा? 2% ज्यादा वोटिंग महिलाओं की हुई है। 2% ज्यादा वोटिंग भी हुई है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और पुरुषों में बीजेपी को क्लियर एज दिखा रहा है ये सर्वे, मतलब बिल्कुल वो एब्सोल्यूट नंबर्स में एज है। 44% मेल वोट भारतीय जनता पार्टी को, 40% ममता बनर्जी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों ही बातें अगर सही हैं तो इसका मतलब बीजेपी को फिर अच्छी बढ़त जो है वो मिलनी चाहिए। अब विजय जी, पहले तो इसी सर्वे की बात कर ले। मेट्राइज का सर्वे कंजर्वेटिव सर्वे है, आपको लग रहा है नहीं ठीक है, इस बार इससे ज्यादा किसी एक पार्टी को मिलने के आसार नहीं है? जो इन्होंने जिस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है वो तो अपने सर्वे को जस्टिफाई किया ना। हाँ, तो उस सर्वे को अगर देखें तो यदि उसके जस्टिफिकेशन को देखें तो वो ठीक बैठता है। हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जो उस दिन जब 29 को चुनाव हो रहा था तब भी हमने कहा कि बीजेपी को अगर जीतना है तो साउथ बंगाल में, कोलकाता में सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना होगा। जो नॉर्थ बंगाल वाला और फर्स्ट वाला फेज तो था उसमें तो ठीक ही था, तब भी हमने कहा था कि कम से कम 3 गुना सीटें मिले, 18 से 54-55 सीटों पर आए भारतीय जनता पार्टी, तब वो जीतते हैं। वो फैक्टर इसमें दिखाई देता है। दूसरा था कि ये चुनाव कौन बदल सकता है? ये चुनाव महिलाएं बदल सकती हैं। जो वोटर 51% करीबन 50+% ममता बनर्जी के पास था, और उसमें से कितना परसेंट वो महिला की बजाय हिंदू महिला के तौर पर क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है, उससे ये बदलाव होगा। तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 6% कम हो गया ममता बनर्जी का। तो वो जस्टिफिकेशन मुझे ठीक लगता है कि ऐसा हुआ होगा। ऐसा हुआ होगा कि नहीं होगा, ये सर्वे का जस्टिफिकेशन मैं ठीक मानता हूँ कि उससे जब तक महिलाओं का वोट ममता बनर्जी से नहीं छिटकता तो वो बीजेपी की जीत का कारण नहीं बन सकता था। लेकिन सवाल ये हो सकता होगा कि आज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज करेंगे तो फिर ये होगा कि भाई आप तो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि ममता बनर्जी से महिलाएं क्यों गई? क्योंकि जो एक जनरल हम रिकॉर्ड देख रहे हैं पिछले इलेक्शंस का, उसमें जो फ्री बीज हैं और जो जितनी योजनाएं हैं वो महिलाओं को और वोटर को अपने साथ बांधे रखती हैं सत्ता पक्ष में। और ममता बनर्जी ने कोई कम योजनाएं चला रखी हो, ऐसा नहीं है। तो क्या बड़ी वजह रही होगी? पुरुषों में मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि पुरुषों का जो पूरा का पूरा जो इलेक्शन हम कह रहे थे कि पोलराइज्ड इलेक्शन था, और उसमें मेल हिंदू वो बीजेपी के साथ खड़े थे। ठीक है, पहले भी जो पिछली बार 50-52%, 60% पर हो गया था, उसमें भी वो खड़े हुए थे, और उसमें थोड़ा बहुत इजाफा ही हुआ होगा, कम तो वो नहीं हो सकता। तो उस दृष्टि से ये एग्जिट पोल को हम स्टडी कर सकते हैं। अब कितना पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, आज इस पर भी सवाल करना कि नहीं एग्जिट पोल ठीक होते कि नहीं, ये तो हमेशा चलता रहता है। सब अपनी साइंस को अपने हिसाब से काम, मैं इस पर गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, इसमें दोनों होता है, एकदम एग्जैक्ट भी हुआ है, गलत भी हुआ है, उसका
कुछ ऐसा वो नहीं है। और सब लोग, मैं तो दूसरे तरीके से देखता हूँ कि जो भी एजेंसीज करती हैं वो अपने क्रेडेंशियल्स का तो ध्यान रखती है ना, क्योंकि उनके क्रेडेंशियल्स भी तो उस इलेक्शन के साथ इसमें ही कोई गलत होना नहीं कौन हो चाहता है? कौन चाहता है।